हेलो गाइज, दिस इज़ राम भजन। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें लगभग मोटे मोटे 6 कार्य किए जाते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं कि प्रथम कार्य कौन सा है, अंतिम कार्य कौन सा है, दूसरा कार्य कौन सा है, या फिर इनको आपसे क्रम से है वो पूछ सकता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इस प्रकार से आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, क्रम से आपसे ये अकाउंटिंग की प्रक्रिया के जो कार्य हैं वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो इसका पहला कार्य होता है वो होता है व्यवहार की पहचान, यानी कि विषय वस्तु की पहचान करना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। व्यवहार की पहचान का मतलब ये होता है कि लेखांकन के अंदर केवल वित्तीय लेन देनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब वित्तीय लेन देन क्या होते हैं? जब पैसा लेकर या देकर कुछ खरीदा या बेचा जाता है तो वो वित्तीय लेन देन कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसके अलावा और कौन से लेन देन होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यवसाय है, उसके अंदर एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को गिफ्ट दे रहा है। तो इस प्रकार के भी कई सारे लेन देन होते हैं, तो उनको लेखांकन के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरा इसका कार्य है वह अभिलेखन, यानी कि जो व्यवहार होते हैं, आर्थिक व्यवहार, को रिकॉर्ड करना। पहला तो हो गया व्यवहार की पहचान, दूसरा हो गया व्यवहार का अभिलेखन, और तीसरा हो गया व्यवहार का वर्गीकरण करना। चौथा हो गया सारांश एवं विश्लेषण, पांचवा हो गया निर्वचन, छठा हो गया संप्रेषण। ये अंतिम कार्य होता है लेखांकन की प्रक्रिया का। तो समझते हैं एक एक को। तो पहले वाला हमने पढ़ लिया कि व्यवहार की पहचान करना, विषय वस्तु की पहचान करना, ये प्रथम कार्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा है अभिलेखन, यानी कि उन व्यवहारों को रिकॉर्ड करना। तीसरे कार्य की हम बात करें तो वो होता है वर्गीकरण, यानी कि शीर्षक के अनुसार विभाजन। इसका मतलब ये है कि जैसे केस के जो भी लेन देन हुए हैं उनको केस अकाउंट के अंदर ही शामिल करेंगे। मान लो कोई हमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर से संबंधित जो अकाउंट बना रखा, केवल कंप्यूटर से संबंधित ही उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने उधार खरीदा या उधार बेचा है तो अ, अगर आपने उधार माल खरीदा है तो आपके लेनदार बढ़ेंगे। तो लेनदार जो होते हैं उनका अलग से क्रेडिटर खाता बनाएंगे, और जो देनदार होते हैं उनका अलग से खाता बनाएंगे, सेपरेट। यानी कि देनदारी खाते में केवल देनदारों से संबंधित एंट्री की जाएगी। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। और चौथे कार्य की हम बात करें तो उसका मतलब होता है सारांश एवं विश्लेषण। इसके अंदर हम आगे और जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारांश एवं विश्लेषण का मतलब होता है गणितीय शुद्धता की जांच करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट बनाते हैं इसके अंदर। तो ये सारांश एवं जो विश्लेषण है, इसके अंदर इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर गणितीय शुद्धता की जांच भी कर ली जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेखांकन की वो प्रक्रिया बताइए जिसके अंदर गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तो आगे जाके थोड़ा और पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी पांचवा कार्य इसका है निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रेट करना। निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, यानी कि जो अकाउंटेंट होता है वो इस प्रकार से आपको बताएगा ये सारा ये ऊपर वाले चार पांच जो प्रोसेस बताइए, चार प्रोसेस, उनको करने के बाद में आपको बताएगा कि व्यवसाय के अंदर लाभ हुआ या हानि हुई, यानी कि व्यवसाय किस दिशा में जा रहा है, तो उसके बारे में वो बताएगा। और छठा कार्य होता है संप्रेषण, अंतिम कार्य। तो संप्रेषण यानी कि व्यवसाय की जो हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, लाभ हुआ या फिर हानि हुई है, जो भी व्यवसाय की कंडीशन है उसके बारे में हम संप्रेषण सूचनाओं को आगे भेजते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टियां होती हैं उन तक हम इन चीज़ों को भेजते हैं, ताकि वो उस हिसाब से अपने व्यवसाय का अवलोकन करके वो उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, पैसा उधार देना है कि नहीं देना है, कई सारे डिसीजन मेकिंग कार्य किए जाते हैं। तो ये संप्रेषण होता है वो अंतिम कार्य होता है। अब देखिए, इसमें जो प्रारंभिक 3 कार्य हैं वो पुस्तपालन के माने जाते हैं। और पुस्तपालन क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, इसको हम आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं। और इसके जो अंतिम जो 2 कार्य हैं, निर्वचन और संप्रेषण, ये प्रबंध के लेखांकन के कार्य माने जाते हैं।
तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि लेखांकन की प्रक्रिया के जो कार्य हैं, ये 6 कार्य हैं, इनमें से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बुक कीपिंग का कार्य है या नहीं है। यानी कि पुस्तपालन क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, या फिर आप किसी भी प्रकार से आप इसको रट लो या फिर समझ लो। बुक कीपिंग आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो बुक कीपिंग की जो इसके अंदर जो शुरुआत के जो 3 ये प्रोसेस है, 3 कार्य हैं, ये बुक कीपिंग के अंदर शामिल किए जाते हैं। आपको इतना याद रखना है। लेखांकन अपने विकास के प्रथम चरण में पुस्तपालन या बही खाता यानी कि बुक कीपिंग के रूप में प्रारंभ हुआ। देखिए, अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, लेखांकन जो अपना लेखांकन है उसके अंदर ही बुक कीपिंग शामिल है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, बुक कीपिंग के अंदर लेखांकन शामिल नहीं है। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग शामिल नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग शामिल है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। जब लेखांकन का जब प्रारंभ में जब विकास हुआ, इसका जब प्रथम चरण चल रहा था लेखांकन का, तो उसमें जो पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग है, उसी के रूप में ये लेखांकन इसका उद्भव हुआ, इसी के रूप में जाना गया। अब हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग इसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तपालन। अब पुस्तपालन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है पुस्तक और एक है पालन। देखिए, पुस्तक का मतलब होता है जो व्यावसायिक पुस्तकें होती है। आगे जाके हम बताएंगे आपको कि व्यावसायिक पुस्तकें कौन सी हो गई, जैसे क्रय बही हो गई, विक्रय बही हो गई, नगद नगद लेन देनों का रिकॉर्ड करने के लिए जैसे रोकड़ बही हो गई, और क्रय वापसी बही हो गई, विक्रय वापसी बही हो गई। इस प्रकार की कई सारी बहियाँ होती है, कई सारी पुस्तकें होती है। तो उन्हीं का मतलब होता है पुस्तक। और पालन का मतलब होता है रखना, यानी कि निश्चित अकाउंटिंग के जो निश्चित सिद्धांत और नियम है उनके अकॉर्डिंग इन पुस्तकों को बनाया जाता है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही ये शब्द बना है पुस्तपालन। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जो पुस्तपालन है वो लेखांकन का अंग है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेखांकन का अंग कौन सा है, तो पुस्तपालन है। पुस्तपालन का अंग लेखांकन नहीं है, बल्कि लेखांकन का अंग पुस्तपालन है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्योंकि ये हमने जो ये 6 टॉपिक पढ़े ये पूरे लेखांकन के ही हैं। लेकिन इसी लेखांकन में जो शुरू के 3 टॉपिक है वो बुक कीपिंग के हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेखांकन का जो अंग है वो पुस्तपालन को माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर क्या है, यानी कि पुस्तपालन और लेखांकन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो पुस्तपालन होता है उसके अंदर जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें होती है उसमें लेखा किया जाता है। अगर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में आप लेखा कर रहे हैं तो पुस्तपालन के अंदर शामिल माना जाएगा। और खाता बही के अंदर अगर खतौनी करते हैं तो वो भी पुस्तपालन के अंदर माना जाएगा। अब ये प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन सी होती है, इनको अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। खाता बही में खतौनी क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पुस्तपालन के अंदर क्या क्या शामिल है। अगर हम लेखांकन की बात करें तो लेखांकन के अंदर व्यवहारों का अभिलेखन, व्यवहारों का वर्गीकरण, इनका सारांश एवं विश्लेषण, निर्वचन, संप्रेषण, तो ये सारी सारी चीज़ें लेखांकन के अंदर शामिल की जाती है। तो ये सारा इसका क्षेत्र हो गया। इधर से लेखांकन के क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर व्यवहारों का अभिलेखन, व्यवहारों का वर्गीकरण, सारांश एवं विश्लेषण, निर्वचन और संप्रेषण तक लेखांकन के अंदर ये इसका क्षेत्र है लेखांकन का। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो पुस्तपालन का जो उद्देश्य होता है वो केवल प्रारंभिक लेखा पुस्तकें तैयार करना है, केवल ये इसका उद्देश्य है। और लेखांकन के उद्देश्य की बात करें तो जो व्यवसाय के लाभ एवं हानि तथा आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाना, ये व्यवसाय लेखांकन का उद्देश्य होता है। अगर पारस्परिक निर्भरता की बात करें, पारस्परिक निर्भरता का मतलब है म्यूचुअल डिपेंडेंसी, यानी कि एक दूसरे पर ये कितना निर्भर है, कितना प्रभाव पड़ता है एक का दूसरे के ऊपर। तो लेखांकन के बिना पुस्तपालन वो निरर्थक होता है। यानी कि अगर आपने पुस्तपालन तो कर लिया लेकिन लेखांकन नहीं किया तो पुस्तपालन से आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जानकारी जो होती है वो लेखांकन से ही मिलती है। तो इसलिए लेखांकन के बिना पुस्तपालन होता है वो निरर्थक माना जाता है। और अगर लेखांकन की बात करें तो लेखांकन जो होता है वो पुस्तपालन के बिना असंभव है, क्योंकि पहले किया ही पुस्तपालन जाता है। अगर पुस्तपालन नहीं किया तो फिर लेखांकन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 6 स्टेप होती है लेखांकन की प्रक्रिया की, उसके अंदर शुरुआत की 3 स्टेप होती है वो बुक कीपिंग की मानी जाती है। तो पुस्तपालन के बिना लेखांकन तो संभव ही नहीं है। और अगर हम वित्तीय व्यवहारों के परिणाम की बात करें तो वित्तीय व्यवहारों के परिणाम की जानकारी
यहाँ पर मिल जाती है पुस्तपालन के अंदर, लेकिन लेखांकन के अंदर नहीं मिल पाती। वित्तीय व्यवहारों का परिणाम, यानी कि कौन कौन से वित्तीय व्यवहार हुए हैं, तो उनकी डिटेल में जानकारी केवल पुस्तपालन हमारे को देता है। लेखांकन के अंदर ये चीज़ नहीं मिल पाती, किया जाता है, जबकि लेखांकन के अंदर अशुद्धि सुधार एवं समायोजन किया जाता है। पुस्तपालन के कोई सिद्धांत नहीं है, लेखांकन के स्वयं के अलग से सिद्धांत एवं नियम बने हुए हैं। पुस्तपालन करने के लिए अकाउंटेंट के पास किसी विशेषज्ञता या फिर किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि लेखांकन के लिए जूनियर अकाउंटेंट के पास एक विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।